हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हरीश क्लासेज पर। जैसा कि हम लोग सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेज इस टॉपिक का अध्ययन कर रहे हैं, तो आज हम इस वीडियो में इस टॉपिक के अंतर्गत नाउन अथवा फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग करके दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों से एक नया साधारण वाक्य बनाना सीखेंगे। तो साथियों, फुल कॉन्सेप्ट के साथ मैं सभी चीज़ों को आपके समक्ष डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे नाउन, फ्रेज और अपोजिशन होते क्या हैं। तो आइए बिना समय वेस्ट किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर हम नाउन की बात करें तो आप जानते हैं नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। इसकी डेफिनेशन आप कह सकते हैं नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, यानी कि जिसका अपना कुछ भी नाम है वह नाउन होगा। अगर हमें इसका आइडेंटिफिकेशन करना है तो 3 क्वेश्चन वर्ड का रिप्लाई हमें मिलना चाहिए। एक है हु, जिसे कौन आप हिंदी में कहते हैं। दूसरा है होम, जिसका हिंदी अर्थ आप किसको या किसे कहते हैं। तीसरा है व्हाट, जिसका हिंदी अर्थ आप क्या कहते हैं। इनका रिप्लाई होगा तो वह 100% अपने आप में क्या होगा, नाउन होगा। फंक्शनल ग्रामर की बात कर रहा हूँ मैं। जैसे मैंने कहा रवि वॉट अ बुक, रवि वॉट अ बुक। अब क्वेश्चन कर लीजिएगा हिंदी में आसानी से। रवि ने एक किताब खरीदी। किसने एक किताब खरीदी? तो आप कहेंगे रवि ने। तो ये किसने या किसे का रिप्लाई मिला है, यानी कि हु का। तो यह अपने आप में रवि क्या है, नाउन। रवि ने क्या खरीदी? तो आप कहेंगे किताब। तो यहाँ किताब भी क्या है, नाउन है। जैसे मैंने कहा लव इज ब्लाइंड। क्या कहा मैंने? लव इज ब्लाइंड, प्रेम अंधा होता है। तो यहाँ की अगर हम बात करें क्या अंधा होता है, तो आप कहेंगे सर लव। तो यहाँ क्या का रिप्लाई है, तो यहाँ लव क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए फ्रेज। इसका हिंदी मीन्स होता है वाक्यांश। तो आप कह सकते हैं अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का एक ऐसा समूह विदाउट कंप्लीट सेंस, जिसका पूरा अर्थ ना हो। यानी कि अर्थ तो होगा लेकिन उसका पूरा अर्थ ना हो, वही कहलाएगा फ्रेज। और दूसरी तरीके से आप इसमें जोड़ सकते हैं नो सब्जेक्ट एंड नो वाव, जिसमें कोई सब्जेक्ट और कोई भी वाव नहीं होगा। जैसे देखिए अ टॉल बॉय, देखिए हाँ सार्थक शब्द हैं आपके। इसका अर्थ भी है एक लंबा लड़का, लेकिन इसका पूरा अर्थ नहीं है, इसीलिए ये क्या कहलाएगा, आपका फ्रेज कहलाएगा। क्या कहलाएगा, फ्रेज। जैसे एक और लिखा मैंने द राइजिंग सन, उगता हुआ सूर्य। इसका अर्थ तो है लेकिन इसका पूरा अर्थ नहीं है। आप ये नहीं समझ लेना कि राइजिंग यहाँ वर्ब है, बिल्कुल वर्ब है, लेकिन यह सन के बारे में एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही है, इसीलिए यहाँ यह एक एडजेक्टिव की तरह कार्य कर रही है। किसकी तरह, एडजेक्टिव की, वह भी प्रेजेंट पार्टिसिपल में। अगर हम बात करें अपोजिशन की, तो इसका अर्थ होता है साइड बाय साइड, यानी कि बगल में। तो आपको करना क्या है, जो हमें वाक्य में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट दिया है, जिनके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है, तो हमें नाउन या फ्रेज को उनके बगल में लिख देना है। उसी को अपोजिशन के रूप में आपको लिखना होगा। तो आप यहाँ समझ लें बिल्कुल आसान तरीके से। यदि सब्जेक्ट के बारे में हमें नाउन या फ्रेज के रूप में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो उस नाउन या फ्रेज को हमें सब्जेक्ट के तुरंत बाद कॉमा लगाना है, फिर नाउन या फ्रेज का प्रयोग करना है, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर उसके बाद में आपको फाइनाइट वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड का प्रयोग कर देना है। क्या कहा मैंने? सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे। अगर सब्जेक्ट के बारे में नाउन या फ्रेज का प्रयोग हुआ है, उसके बाद आपको कॉमा लगाना है, उस नाउन या फ्रेज को आपको लिख देना है। ठीक है, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर आपको फाइनाइट वर्ब का प्रयोग करना है और उसके बाद में अदर वर्ड। आइए समझ लेते हैं। नाउन या फ्रेज का आप आसानी से पता लगा सकते हैं, जो मैंने आपको कीवर्ड बताए थे अभी। जैसे रवि इज माई टीचर, रवि मेरे अध्यापक हैं। ही लिव्स इन आगरा, वह आगरा में रहते हैं। तो यहाँ देखा जाए रवि के बारे में बताया है वह मेरे टीचर हैं, तो टीचर अपने आप में यहाँ नाउन है और माई टीचर के रूप में यह क्या बन गया है, अपने आप में एक फ्रेज। ठीक है, तो सबसे पहले आपने सब्जेक्ट लिखा क्या, रवि।
उसके बाद आपने लगाया कॉमा, आगे आप लिख देंगे माय टीचर, आगे आप लगाएंगे फिर कॉमा और आगे सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट आप हटा देंगे, मैन वर्ब से लिख देंगे आप लिव्स इन आगरा, यानी कि रवि मेरे अध्यापक आगरा में रहते हैं। ठीक है, और भी देखिए बहुत सारे एग्जाम्पल हमने इंक्लूड किए हैं। टैगोर वॉज द ऑथर ऑफ गीतांजलि, टैगोर गीतांजलि के लेखक थे। ही वॉज अ ग्रेट पोइट ऑफ इंडिया, वह भारत के एक महान कवि थे। तो साथियों अगर आप देखें ध्यान से तो यहाँ भी है एक अपने आप में फ्रेज के रूप में है, और यहाँ भी आप देखें तो ये भी अपने आप में एक फ्रेज के रूप में है। तो आप चाहें जिससे बना सकते हैं, तो मैं पहले इससे बना देता हूँ। टैगोर वॉज आप हटा देंगे, यहाँ कॉमा लगाएंगे, उसके बाद इस फ्रेज को लिख देंगे द ऑथर ऑफ गीतांजलि, फिर आप कॉमा लगाएंगे, सब्जेक्ट है आपके पास में तो ही को आप हटा देंगे, आगे आप लिख देंगे वॉज अ ग्रेट पोइट ऑफ इंडिया। टैगोर जो गीतांजलि के लेखक थे वह भारत के एक महान कवि थे। ठीक है, आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, टैगोर फिर कॉमा अ ग्रेट पोइट ऑफ इंडिया कॉमा वॉज द ऑथर ऑफ गीतांजलि। ठीक है, आगे देखिए। हरी वॉज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, यानी कि हरी क्लास में सबसे अच्छा लड़का था। ही वॉज द मॉनिटर, वह क्या था, मॉनिटर। तो यहाँ भी आप देखें मॉनिटर अपने आप में एक नाउन है, तो आप कैसे लिख सकते हैं, हरी, उसके बाद आपको लगाना होगा कॉमा, आगे आप लिख देंगे अ मॉनिटर, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा, अगर द मॉनिटर दिया है तो द मॉनिटर। ठीक है, द मॉनिटर, उसके बाद आपको लगाना होगा कॉमा और फाइनाइट वर्ब से लिखेंगे वॉज द बेस्ट बॉय इन द क्लास। अगर आप चाहें तो इस फ्रेज को भी आप लिख सकते हैं, पहले किसे, हरी, उसके बाद कॉमा द बेस्ट बॉय इन द क्लास, फिर कॉमा, ही आप हटा देंगे, वॉज द मॉनिटर। हरी क्लास में सबसे अच्छा लड़का क्या था, मॉनिटर था। ठीक है, एक और एग्जांपल देखिए। राणा प्रताप वॉज अ ब्रेव वॉरियर, यानी कि राणा प्रताप एक बहादुर योद्धा थे। ही वॉज द किंग ऑफ मेवाड़, वह मेवाड़ के राजा थे। तो यहाँ भी आप देखें ये एक फ्रेज के रूप में है, और यहाँ भी आप देखें तो ये भी एक फ्रेज के रूप में है। तो आप चाहें जैसे लिख सकते हैं, तो पहले बना देंगे राणा प्रताप, वॉज हटा देंगे कॉमा, अ ब्रेव वॉरियर कॉमा, ही को आप हटा देंगे, आगे लिख देंगे वॉज द किंग ऑफ मेवाड़। आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, राणा प्रताप कॉमा द किंग ऑफ मेवाड़ कॉमा वॉज अ ब्रेव वॉरियर। ठीक है, जो आप चाहें। आगे देखिए, गांधी वॉज अ ग्रेट लीडर, गांधी एक महान नेता थे। ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ नेशन, उन्हें भारत का क्या कहा है, यानी कि पिता कहकर बुलाया जाता है, या आप कह सकते हैं उन्हें राष्ट्रपिता कहकर पुकारा जाता है। तो यहाँ तो फाइनाइट वर्ब आई है, तो इस फ्रेज को आप नहीं ले सकते हैं, ये बात क्लियर है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे गांधी, उसके बाद आप लगाएंगे कॉमा, अ ग्रेट लीडर, यहाँ कॉमा, ही आप हटा देंगे, इज कॉल्ड द फादर ऑफ नेशन, गांधी एक महान नेता भारत के राष्ट्रपिता कहे जाते हैं। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट के बारे में हो गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट के बारे में बताया जाए तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिख देना है, उसके बाद आप वर्ब लिख देंगे, उसके बाद बात करें तो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में आपको क्या लिखना है, या तो नाउन लिखना है या फिर फ्रेज लिखना है। इसके बाद फाइनाइट वर्ब आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर आपको दिया हुआ है। जैसे आई हैव नेवर बीन टू मुंबई, मैं कभी भी मुंबई को नहीं गया हूँ। इट इज़ द बिगेस्ट सी पोर्ट ऑफ इंडिया, यह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। तो साथियों अगर हम यहाँ बात करें तो देखिए आई और आई तो ये सब्जेक्ट नहीं है, तो यहाँ मुंबई के लिए इट का प्रयोग हुआ है। तो आप कैसे लिखेंगे, आई हैव नेवर बीन टू मुंबई, उसके बाद आपको लगा देना है कॉमा, मुंबई है ही तो आपके पास में इस प्रोनाउन को लिखने की आवश्यकता नहीं है। जब प्रोनाउन नहीं रहेगा तो ऑब्जेक्ट के लिए आप हेल्पिंग वर्ब या फाइनाइट वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, उसके बाद सीधा आपको लगाना है कॉमा, तो क्या होगा, आई हैव नेवर बीन टू मुंबई कॉमा द बिगेस्ट सी पोर्ट ऑफ इंडिया, मैं भारत के सबसे बड़े बंदरगाह मुंबई को कभी नहीं गया हूँ। ठीक है, नीचे आंसर लिखा हुआ है। अगला है माई ब्रदर वेंट टू दिल्ली, मेरा भाई दिल्ली को गया। दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, दिल्ली भारत की राजधानी है।
तो यहाँ ऑब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई है। दिल्ली क्या है, तो आप कहेंगे भारत की राजधानी। तो पहले पूरा लिख दीजिएगा, माई ब्रदर वेंट टू दिल्ली, उसके बाद आप लगा देंगे कॉमा, दिल्ली है तो दिल्ली हटा देंगे, हटा देंगे, आगे जोड़ देंगे द कैपिटल ऑफ इंडिया। कितना आसान है। आगे देखिए, आई सॉ द ताज, मैंने ताज देखा, द ताज इज द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग इन द वर्ल्ड, और ताज संसार में सबसे सुंदर इमारत है। तो साथियों यहाँ भी ऑब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है, तो आप कैसे लिखेंगे, आई सॉ द ताज, मैंने ताज देखा, उसके बाद कॉमा लगाएंगे, ताज है तो ताज हटा देंगे, इज को भी आप हटा देंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट के लिए फाइनाइट वर्ब लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है। सीधा कहाँ से जोड़ेंगे, द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग इन द वर्ल्ड। आसान है बहुत ज़्यादा। आगे देखिएगा, अगर दोनों के बारे में दिए हैं तो आपके लिए और आसान है। अगर सबसे पहले सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन है तो सब्जेक्ट, फिर कॉमा, फिर नाउन या फ्रेज, फिर आपको कॉमा लगाना है, फिर फाइनाइट वर्ब और ऑब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट के बाद में बताया गया है तो कॉमा, उसके बाद नाउन और फ्रेज। जैसे देखिए पहला सेंटेंस, बाबर डिफीटेड लोदी, बाबर ने लोदी को हरा दिया, बाबर वॉज अ तुर्क, बाबर एक तुर्क था, लोदी वॉज द एम्परर ऑफ इंडिया, और लोदी भारत का सम्राट था। तो यहाँ बाबर के बारे में बताया हुआ क्या है, एक तुर्क है तो नाउन के रूप में आया है, ये किसके रूप में आया है, नाउन के रूप में। और लोदी के बारे में बताया है, लोदी क्या है, तो द एम्परर ऑफ इंडिया, ये भी आपका एक फ्रेज के रूप में आया है, नाउन फ्रेज के रूप में। तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट के बारे में लिखेंगे तो आपको लिखना होगा बाबर, ठीक है। अब डिफीटेड नहीं लिखेंगे क्योंकि ये फाइनाइट वर्ब है और मेन वर्ब है, तो इसीलिए इसका यूज आप नहीं करेंगे। तो बाबर क्या है, तो आप कहेंगे एक तुर्क, तो इस नाउन को ले आएंगे, बाबर कॉमा, उसके बाद में अतुर्क, फिर आपको कॉमा का प्रयोग करना है। मेन वर्ब आप लिख देंगे डिफीटेड, आगे आप लिख देंगे लोदी। तो बाबर अतुर्क डिफीटेड लोदी। अब लोदी ऑब्जेक्ट है, उसके बारे में भी आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है, तो कॉमा लगाएंगे और आगे जोड़ देंगे द एम्परर ऑफ इंडिया। बाबर एक तुर्क भारत के सम्राट लोदी को हराया। इस प्रकार से इसका सेंस निकलेगा। हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन में भी आता है ये। आगे भी देखिएगा, अब मैं बनाकर दिखाता हूँ आपको। शाहजहाँ वॉज अ ग्रेट मुगल एम्परर, यानी कि शाहजहाँ एक महान मुगल एम्परर थे। ही बुल्ट द ताज, उन्होंने ताज बनवाया। इट इज़ द फाइनेस्ट बिल्डिंग इन द कंट्री, और ताज भारत में सबसे फाइनेस्ट बिल्डिंग है। तो यहाँ शाहजहाँ के बारे में क्या बताया, एक ग्रेट मुगल एम्परर हैं और इन्होंने क्या किया है, ताज का निर्माण किया है। और ताज के बारे में क्या बताया है कि यह देश में फाइनेस्ट बिल्डिंग है। तो सबसे पहले आप बनाएंगे तो शाहजहाँ, उसके बाद आपको कॉमा का प्रयोग कर देना है। ये आपका फ्रेज है, अ ग्रेट मुगल एम्परर, फिर आप कॉमा लगाएंगे, ही हटा देंगे, शाहजहाँ हैं तो मेन वर्ब हो जाएगी आपके पास में फाइनाइट वर्ब के रूप में, बुल्ट हो जाएगी। उसके बाद आप लिख देंगे ऑब्जेक्ट द ताज। इसके बाद ताज के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताई गई है तो कॉमा लगाएंगे, एट हटा देंगे, एज हटा देंगे, आगे जोड़ देंगे द फाइनेस्ट बिल्डिंग इन द कंट्री। शाहजहाँ कॉमा अ ग्रेट मुगल एम्परर कॉमा बुल्ट द ताज कॉमा द फाइनेस्ट बिल्डिंग इन द कंट्री। यानी कि शाहजहाँ एक महान मुगल शासक ताजमहल यानी कि देश में सबसे फाइनेस्ट बिल्डिंग ताज बनवाई। अगला सेंटेंस है आपका, मथुरा इज अ प्लेस ऑफ पिलग्रिम, यानी कि मथुरा एक तीर्थ स्थल है। इट स्टैंड्स ऑन द यमुना, यह यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। द यमुना इज वन ऑफ द होलीएस्ट रिवर्स इन इंडिया, और यमुना भारत में सबसे पवित्र नदियों में से एक है। तो यहाँ मथुरा के बारे में क्या बताया है, यह एक पिलग्रिम स्थान है और यह कहाँ स्थित है, तो यह यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। और यमुना नदी के बारे में क्या बताया है, यह भारत में सबसे पवित्र नदियों में से एक है। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना होगा, मथुरा, फिर आपका यहाँ नाउन फ्रेज है अ पिलग्रिम प्लेस, तो सबसे पहले मथुरा लिखेंगे, एज आप हटा देंगे, कॉमा लगाएंगे मथुरा के बाद में, यहाँ लगा देता हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद आप लिखेंगे अ प्लेस ऑफ पिलग्रिम, फिर आपको कॉमा लगाना है, मथुरा आपके पास सब्जेक्ट है तो एट हटा देंगे, फाइनाइट वर्ब से लिख देंगे आप स्टैंड्स ऑन द यमुना। अब यमुना ऑब्जेक्ट है तो यमुना के तुरंत बाद कॉमा लगाएंगे, द यमुना, और एज आप हटा देंगे, आगे लिख देंगे वन ऑफ द होलीएस्ट रिवर इन इंडिया। एक बार ध्यान से फिर सुने, मथुरा कॉमा अ प्लेस ऑफ पिलग्रिम कॉमा स्टैंड्स ऑन द यमुना, फिर कॉमा वन ऑफ द होलीएस्ट रिवर्स इन इंडिया। तो इस प्रकार से आप आसानी से बना सकते हैं।
एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, कमेंट में से बनाकर सेंड करना है। क्वेश्चन है आपका, ही इज माई ब्रदर, ही इज माई ब्रदर, फुल स्टॉप, ही रीड्स इन दिस स्कूल। यहाँ लिख देता हूँ इन दिस स्कूल। इसका सिंपल बनाना है, ही इज माई ब्रदर, वह मेरा भाई है, ही रीड्स इन दिस स्कूल, वह इस विद्यालय में पढ़ता है। तो इसका आंसर आप कमेंट में सेंड करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।